नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के सेशन में चर्चा करने के लिए। कल हमारा सेशन अचानक बीच में रुका था और रुकने के बाद में वो सेशन अभी तक अपलोड नहीं हुआ, तो अभी मैंने अपना डेस्टिनेशन चेंज करके फिलहाल मैं जयपुर पहुंच करके, क्योंकि अलवर वाले स्टूडियो में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं इंटरनेट पर शायद वो स्पीड नहीं दे पा रहा हूँ। शायद आप लोग यूट्यूब की क्लास भी देख रहे होंगे कि वो चलते चलते बीच में अटक रही हैं, इंटरनेट का क्राइसिस है। ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि आज मैं स्टूडियो चेंज करके तो मैं जयपुर स्टूडियो पहुंच के आपकी क्लासेस कर रहा हूं। तो होपफुली आज निर्बाध रूप से बिना अटके आपकी क्लासेस चलेंगी, ऐसा मानते हैं, और हम आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। मेरे साथ में मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, रवि, सुमित, आर राजकुमार, भरोसा, ऋषभ, अमित पांडे, ज्योति, पीयूष, ऋषभ, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग और बहुत सारा प्यार आप सभी साथियों को। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप भी जल्दी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और जानकारी प्राप्त करना शुरू करिए। हाँ जी, तो फिलहाल के लिए कल हम जहां थे, कल मैं जिस चीज की चर्चा कर रहा था वो दो तरह की वेव्स की चर्चा कर रहा था कि जब अगर भूकंप आता है तो दो तरह की चीजें देखने लायक होती हैं। क्या क्या देखने लायक होती है? या पहली चीज तो हमने आपको बताई थी कि अर्थ की जो संरचना है, अर्थ की संरचना कैसी, हमने जो क्रस्ट की संरचना बताई थी। आजकल आपको इस चीज का मजा आ रहा होगा कि आपकी जो चीजें यहां चल रही हैं एग्जैक्टली सेम चीजें करंट में भी आ रही हैं, है ना। तो करंट का गजब कॉम्बिनेशन सेट हो गया है। करंट अफेयर्स में भी वही चीजें चल रही हैं और जीके में भी वही चीजें चल रही हैं, तो दोनों चीजें रिलेट हो पा रही हैं। कोइंसिडेंस है, माउंट मेरापी इन दिनों चर्चा में आ गया, अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है वो कोइंसिडेंसली इसमें आ गई। तो आपने दो चीजें एक साथ रिलेट करके समझ ली। ये बहुत कम होता है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो आती चली जाए, तो इससे रिलेवेंस क्रिएट होता है कि हमने कोर्स क्यों लिया था, वो थोड़ा सा समझ में आने लगता है ना। दोनों जगह एक जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो होपफुली आपको बड़ा ही मतलब एक से ऐसा आनंद की सी फीलिंग हो रही होगी कि हाँ यार ये बहुत सही जा रहा है ना। अच्छा, तो अभी जिस चीज के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे वो क्या है कि भाई अर्थ क्रस्ट में मैंने कल आपसे कहा था कि बॉडी के अंदर की तरफ कहीं पर टकराने से भूकंप आता है ना। तो अगर मान लीजिए कि अर्थ यहां पर कहीं पर टकराई है, प्लेटें टकराई हैं, तो जिस जगह टकराया उसको आपने नाम दिया फोकस, और उससे जमीन का जो न्यूनतम नजदीक जो क्षेत्र है उसे आपने एपिसेंटर नाम दिया था। दो प्रकार से मैंने बातें बताई कि भूकंप की लहरें जो अंदर शरीर में आए उन्हें आपने भूगर्भीय तरंगे या फिर बॉडी वेव कहा था, और बॉडी वेव के साथ साथ जो तरंगे भूकंप के अंदर सतह पर देखी जाएं, यानी कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर देखी जाएं, उन्हें हमने सरफेस वेव नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सरफेस वेव नाम दिया था। तो दो तरह की वेव थी हमारे पास, बॉडी वेव और सरफेस वेव। सरफेस वेव जो सतह पर आती हो धरती के, बॉडी वेव जो सतह के भीतर आती हो। जो सरफेस वेव है वो दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक का नाम है एल वेव, दूसरी का नाम है आर वेव, लव वेव और रिले वेव। वहीं दूसरी ओर भूकंपीय जो तरंगे हैं, भूगर्भीय तरंगे हैं, वो दो तरह की हैं। एक है पी तरंग और एक है एस तरंग, यानी प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। ठीक है। अच्छा साथियों, एक जानकारी आप लोगों को जनहित में मैं दे देता हूं। हालांकि ये जानकारी देना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूं। हम लोगों ने जो चैलेंज इन दिनों फेस किए थे हमारे वीडियोस लीक होने के, उस चैलेंज का एक स्टेप डन हो चुका है। एक स्टेप डन ये हो चुका है कि वो साथी इस समय भी आपके साथ में लाइव है। वो इस समय क्लास में प्रेजेंट है और वो हमारी क्लास को लाइव सुन रहा है। क्लास में इस समय कुछ ही बच्चे लाइव हैं और उन्हीं कुछ में वो लोग लाइव है, वो व्यक्ति लाइव है जो हमारी वीडियो को लीक कर रहा है। वो कोई एजेंसी हो सकती है, वो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई हैकर भी हो सकता है। वो मेरा एक रूप जानते हैं, एक रूप ये कि मैं टीचर हूं, दूसरे रूप से वो अनभिज्ञ हैं, जिससे वो जल्दी ही उनकी मुलाकात हो जाएगी। मैं प्यार से उस मेरे प्यारे साथी को केवल ये मैसेज देना चाहूंगा कि इसे साधारण तरीके से ना समझें कि अंकित अवस्थी से आपका पाला पड़ा है। मोहब्बत से हम आपको केवल इतना सा मैसेज कन्वे कर रहे हैं, मेरे मित्र, जो आप इस क्लास में बैठकर ये गुस्ताखी रोजाना कर रहे हैं कि आप इस क्लास में बैठकर अपने भविष्य को चमकाने के लिए चोरी की सहायता कर रहे हैं। आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और मेरे हत्थे चढ़ गए तो निश्चित मानिएगा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना आपसे, ये चेहरा मुस्कुराता जरूर है लेकिन यहां बहुत कुछ चल रहा होता है, और जब ये बहुत कुछ चल रहा होता है ना, तो वो बहुत कुछ आपके लिए भी चलाने वाली चीजें हैं। शायद मेरे बारे में जानकारी कम है
उस प्राणी के पास, इसलिए वो इस तरह की गुस्ताखियां कर रहा है। वो क्लास पढ़ते पढ़ते कहां से कहां पहुंच जाएगा, शायद उस तक जानकारी ना पहुंच पाए। कितना भी बड़ा हैकर हो, इंडिया से बाहर तो बैठा होगा ना। मैं अगर थोड़ा सा समय निकालकर, जैसे वो मेरे लिए समय निकालकर मेहनत कर रहा है ना, अगर मैं इतनी सी मेहनत उसके लिए समय निकालकर कर दिया, थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया, कुछ मुश्किल नहीं है दोस्त, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं ये तक पता लगा सकता हूं कि तुम कौन से घर में कहां बैठे हो, बस ये समझ लो कि मैं समय नहीं निकाल रहा हूं। तो मैं प्यार से, क्योंकि ये मैसेज देना बहुत जरूरी था। कई बार क्या होता है कि हम थोड़े शरीफ क्या हुए, जमाना बेईमान हो गया, तो वो बेईमान प्राणी से मैं निवेदन कर रहा हूं, हंसकर निवेदन कर रहा हूं, सुधर जाओ, ठीक है। और हमारा एक रूप और है, उसके बारे में जानकारी ले लो, थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। चलो फिलहाल के लिए फिर हमने आपसे क्या कहा, जो बॉडी वेव है उस बॉडी वेव में पी वेव और एस वेव, प्राइमरी वेव और एस वेव यानी सेकेंडरी वेव थी। प्राइमरी वेव क्या होती है, जो अंदर की तरफ चले। अब देखो यहां से आगे खेल शुरू होता है। मैंने आपको यदि याद हो तो भूकंप की चर्चा की थी जब हम अर्थ की स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे थे। अर्थ की स्ट्रक्चर की चर्चा क्या कर रहे थे, अर्थ की स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा था कि 3 प्रकार के हिस्से हैं। अर्थ के अंदर कोर है, उसके ऊपर मेंटल है, उसके ऊपर क्रस्ट है। लेकिन आप में से कई लोगों ने यह सवाल पूछा था कि जब अर्थ पर ड्रिलिंग कुछ ही किलोमीटर तक हुई है, कुछ ही किलोमीटर तक अर्थ पर ड्रिलिंग हुई है, तो जब कुछ किलोमीटर तक ड्रिलिंग हुई है तो फिर आपको अंदर कैसे पता चला कि अर्थ का केंद्र 6400 किलोमीटर पर है? आपको अंदर कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर इतनी दूरी तक लिक्विड है? आपको अंदर कैसे पता चला कि अर्थ के भीतर सॉलिड हिस्सा है? यह जानकारी आपको मिली कैसे? तब मैंने आपसे कहा था, यदि याद हो तो हमें भूकंप से जानकारी मिलती है। बोले भूकंप से कैसे मिलती है? मैंने कहा भूकंप से मिलती है वेव के कारण। बोले ये वेव क्या होती है? अब यहां पर आ गए हम। तो अर्थ में जब प्लेट की मतलब टेक्टोनिक गतिविधि के कारण प्लेट पहली बार टकराती है ना, तो 2 प्रकार की वेव ऑन द स्पॉट निकलती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं। अर्थ पे क्रस्ट में जब पहली टक्कर होती है, कहां पर? फोकस पॉइंट पर। तो उस फोकस पॉइंट पर 2 प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये 2 प्रकार की वेव बाहर आती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ये 2 प्रकार की वेव उस पॉइंट से ओरिजिन होती हैं। इनके काउंटर इफेक्ट में, यानी इनके चलने से सरफेस पर सरफेस वेव उत्पन्न होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबसे ओरिजिन पॉइंट पर कौन सी उत्पन्न हो रही है? प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा सर, प्राइमरी और सेकेंडरी कहां से उत्पन्न हो रही है? मैंने कहा फोकस पॉइंट से उत्पन्न हो रही है। ठीक है सर, उत्पन्न होकर कहां जा रही हैं? मैंने कहा यहां से प्रोड्यूस हुई, अब ये तरंगे चलना शुरू हुई। कहां? हमने कहा कोई तरंग गई यहां पर, कोई तरंग गई यहां पर, कोई तरंग गई यहां पर, कोई तरंग गई यहां, 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 यहां। शॉक है ना, ये तो शॉक तो हर जगह जाएगा। शॉक अंदर भी जाने लगा, अंदर भी जाने लगा, अंदर यूं गया, अंदर कोई यों जाने लगा, अंदर कोई यों जाने लगा, अंदर कोई यों जाने लगा। जब यह शॉक अंदर की तरफ जाने लगा तो जिस तरह ये अपने आसपास के क्षेत्र में जा रहा था, उतनी तीव्रता से ये अंदर की तरफ नहीं जा पा रहा था। कहना क्या चाहते हो? हमने का मतलब ये, जिस तरह से ये अपनी सरफेस के साथ साथ ट्रेवल कर रहा है या अपने आसपास अपने जैसे क्षेत्र में ट्रेवल कर रहा है, वैसा ट्रेवल ये भीतर की तरफ नहीं कर पा रहा था। बोले मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि इसे अवरोध प्रतीत हुए, इसे रिफ्रैक्शन की तरह अपने मार्ग में परिवर्तन फील हुआ। आप में से कईयों के ऊपर से निकल गया, क्या बात कर रहे हो? हमने कहा रुको, बचपन में क्या कभी आपने यह प्रयोग किया है? मान लीजिए कि एक ग्लास में हमने जल भरा, इस जल में हमने एक पेन को यूं टेढ़ा रख दिया। क्या कभी आपने इस पेन को देखने का प्रयास किया है अपनी नजरों से? जब हम इस पेन को अपनी नजरों से देखते थे तो हमें क्या एहसास होता था कि यह पेन आभासी रूप से थोड़ा ऊपर हो रखा है। अगर हां है तो कमेंट बॉक्स में हां बोलिए। मतलब ये एग्जैक्टली सीधा ना दिख करके हमें इस तरफ थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता था। देखा है? देखा है? क्लियर हो रहा है? एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आपने इसमें यहां सिक्का डाल दिया, सिक्का डाल दिया तो वो सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ दिखता है।
अगर देखा है तो बताइए। यस, नजीरा खातून ने लिखा अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण अगर यस, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। क्लियर हुआ? जब रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हो रहा है तो यह तल से उठा हुआ दिख रहा है, यानी तरंगे माध्यम पर। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है कि एक प्रकार के माध्यम से दूसरे प्रकार के माध्यम में जब पेन गया या कोई प्रकाश की किरण गई, माध्यम परिवर्तित होने पर उसकी दिशा बदल जाती है। दोबारा सुनो, मैंने ग्लास में पेन डाला तो पेन मुझे टेढ़ा दिखाई दिया, सिक्का उठा हुआ दिखाई दिया, सूरज की रोशनी टेढ़ी दिखाई दी। अरे सूरज की रोशनी टेढ़ी कैसे दिखाई दी? आपने कभी सड़क पर दूर से देखा हो तो वो मृगमारीची का इफेक्ट दिखता है ना, वो दूर तक जो ऐसा लगता है सड़क पर गर्मी के समय में सड़क पर जैसे आग लग रही हो, पानी भर रहा हो, गर्मी के अंदर देखा होगा, है ना? तो एग्जैक्टली हाँ, राहुल पूछ रहे हैं फोकस के बीच में और एपिसेंटर के बीच में कितनी दूरी होती है? कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। हो सकता है वो बहुत नजदीक हो सकता है वो क्रस्ट के अंदर की गहराइयों में हो। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि माध्यम परिवर्तित होने पर दिशा बदलती है। ठोस से लिक्विड में जाने पर भी दिशा बदलती है, लिक्विड से ठोस में जाने पर भी दिशा बदलती है, यानी माध्यम परिवर्तित होने पर दिशा में परिवर्तन परिलक्षित होता है। कुछ ऐसा ही पी वेव के साथ हुआ। पी वेव जो कि प्राइमरी वेव है, जो चलती कैसे है? वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के तरीके से यूं चलती है। उसके इस मूवमेंट के कारण जो ट्रेवलिंग हुई वो कैसी हुई वो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले तो मैं आपको ये फीलिंग दिलाता हूं कैसे अंदर भूगर्भ में प्लेट टकराती हैं। देखो, ये दो प्लेटें आ रही हैं, एक दूसरे से यहां टकरा रही हैं। ये आई, ये धड़ाम, और यहां से क्रिएट हुआ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्रिएट हुआ तो धरती के इस कोने पर देखो, धरती हिली तो यहां पर देखो इस प्रकार से फटने जैसी सीन दिखाई दिए। समझ रहे हो? और देखो, ध्यान से देखो, अर्थ के अंदर आप गहराई में जा रहे हो, प्लेट आपस में टकराने आ रही हैं, ये एक दूसरे के साथ में प्लेट टकराने आएंगी। देखो, ध्यान से देखो, ये टकराने आई तो रिपल क्रिएट हुआ। रिपल अर्थ पर देखना, यहां नोटिस करना, यहां देखो ये हिल गई, दिख रही है? हिलती हुई दिख रही है। अगर ये चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये गेम क्लियर हो चुका होगा। अर्थ के अंदर में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब ध्यान से सुनो, जैसे ही ये टक्कर हुई तो ये जो चलना हुआ ना यहां से वेव का, ये ऐसे चली। देखो, आगे पीछे, आगे पीछे। ये कौन सी वेव है? प्राइमरी वेव है। सबसे तेज भूकंप के दौरान जो पहली वेव मूव करती है उसका नाम प्राइमरी वेव होता है। किस गति से मूव करती है? ये 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से मूव करती है। किस गति से मूव करती है? 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से मूव करती है। सबसे तेज सर्वाधिक गति इन्हीं तरंगों की होती है। समझ पा रहे हैं आप? ये जब चीजें चलती हैं, इन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानते हैं। मैंने अभी हाल क्या कहा? दूसरी तरंग जो यहां से पैदा हुई वो कुछ इस प्रकार से चलती है। इस तरंग की गति सेकेंडरी वेव है, ये 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, सबसे तेज 6 से 13, दूसरी 4 से 7। ध्यान से सुनिएगा, ये सभी माध्यमों में चलने की क्षमता रखती है। सभी माध्यम मतलब ठोस में भी और लिक्विड में भी, यानी कि ये सॉलिड माध्यम में भी चल रही है और लिक्विड में भी चल रही है। लेकिन ये वाली जो है, ये केवल और केवल ठोस माध्यम में चलने की ही क्षमता रखती है। बस यहीं पे सारा खेला हो गया। सेकेंडरी किस में चलती है? सॉलिड में चलती है। सेकेंडरी किस में चलती है? सॉलिड में। सेकेंडरी फॉर सॉलिड। याद रह गया? सॉलिड है कहां? सॉलिड तो क्रस्ट में है। मेंटल के अंदर जैसे ही आप एंट्री करोगे,
वो पिघला हुआ दिखने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ये जो वेव है इसके चलने से कुछ स्थितियां उत्पन्न होंगी। आइए जरा देखते हैं साथियों। आपको यहां पर एक चित्र दिखाया गया है, पहले आप इस चित्र को देखें। ये एस वेव का चित्र है। एस वेव का क्या चित्र है? देखिए साथियों, यहां पर एस और पी दोनों वेव एक साथ चलना शुरू हुई। सबसे पहले एस वेव चलना शुरू हुई कहां से? ये चल रही है फोकस से, एपिसेंटर से नहीं चल रही है। फोकस थोड़ा सा किलोमीटर अंदर घुस करके है। जैसे ही चलना शुरू हुई तो देखो क्रस्ट चारों तरफ से सॉलिड है ना, तो सॉलिड सॉलिड में तो चली। कोर जो आउटर कोर जो लिक्विड है और जो मेंटल का एरिया है उस तक पहुंचकर उसका रास्ता बंद हो गया, क्योंकि सेकेंडरी वेव सॉलिड में चलती है। जब ये सॉलिड में चलती है तो आप देखो इस तरफ यानी दूसरी तरफ, भाई इधर से आया, बिल्कुल वैसे समझो ना, अगर मान लो मैंने एक बल्ब जलाया होता, यहां एक बल्ब जलाया होता, इधर मैंने कोई संरचना, बड़ी सी ठोस संरचना रख दी होती, बल्ब की रोशनी जाती तो बल्ब की रोशनी अधिकतम इधर तक ही तो जाती ना, इसके पीछे की तरफ रोशनी थोड़ी जाती। यानी यहां से लेकर के यहां तक रोशनी आपको दिखाई नहीं देती। एग्जैक्टली सॉलिड के साथ भी यही हुआ। एस वेव जहां जहां कोर था उस कोर वाले आउटर कोर और मेंटल वाले क्षेत्र में चूंकि लिक्विड है तो सेकेंडरी वेव पार नहीं हो पाई, तो हमें 105 डिग्री नॉर्थ में या फिर वेस्ट में और 105 डिग्री ईस्ट में तक ही, यानी जहां पर यह चीज निकली थी उसके केवल 105 डिग्री तक ही हमें यह सुनाई या दिखाई पड़ी। कौन सी वेव? सेकेंडरी वेव। 105 डिग्री तक ही हमें सुनाई और दिखाई पड़ी। और ये जो दिखाई और सुनाई पड़ने वाली कहानी है, मतलब एक तरह से महसूस हुई, तो ये दोनों तरफ हमने अर्थ पर मार्क कर ली कि यहीं पर हमें एहसास हो रहा है। इन क्षेत्रों में हमें एस वेव का कोई प्राप्ति नहीं हुआ, अर्थात जिस तरफ भूकंप आया था अर्थ पर उसके जस्ट अपोजिट साइड जाकर अगर देखा जाए तो वहां पर एस वेव की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात ये एस वेव का शैडो जोन है। शैडो जोन मतलब यहां पर सेकेंडरी वेव नहीं पहुंची, अर्थात यहां भूकंप नहीं पहुंचा। मैंने सेशन के अंदर आपको शुरुआत में बताया ना, भूकंप क्या सब जगह जाता है क्या? वहीं आ रहा हूं मैं। तो इस जगह भूकंप नहीं पहुंचा। एस वेव का यह एक ऐसा जोन हो गया जहां पर भूकंप का एहसास हमें नहीं हुआ। क्लियर हो गया? बोले ठीक है। अब सर आपने कहा था प्राइमरी वेव सब जगह पहुंचती है, तो प्राइमरी वेव सब जगह पहुंचती है, तो अब हां, एक बालक कह रहा है सर एनसीईआरटी में 103 लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है। इवन हमारे पास में ये जो फोटो है हम इसीलिए एनसीईआरटी से लेकर आए हैं। तो ये जो डेटा है ना 103, 105, 142, 145, इससे कंफ्यूज मत होना। ये लमसम जहां मिल जाए, इसीलिए ये जो फोटो है ना एज इट इज वहीं से काट के लगाई है, ठीक है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई साहब पता नहीं कहां का दिखा दिया आप, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में दूसरी चीज, पी वेव कहां जाएगी? तो हमने कहा देखो पी वेव यहां से चलना शुरू हुई, हमने कहा वो ठोस से भी जा सकती है और लिक्विड से भी जा सकती है ना। बोले हाँ। तो ये चलना जब शुरू हुई ना, तो अब अंदर तो आउटर कोर, इनर कोर के अंदर क्या है? लिक्विड भरा हुआ है, सॉरी आउटर कोर के अंदर और मेंटल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो वहां जाते ही इसकी दिशा बदल गई। देखो ये ठीक ठाक चली आ रही थी, यों चल के आ रही थी, हल्की सी अंदर भटक गई। अच्छा अंदर भटकी तो फिर इसको अपने अंदर फिर से सॉलिड स्थिति दिख गई, तो ये तो यहां से बाईपास करके चली गई। फिर इसका माध्यम चेंज हुआ तो फिर ये पलट के यूं आ गई, लेकिन कुछ ऐसी भी चली आ रही होंगी, फिर इसके अंदर से क्रॉस हो रही होंगी, फिर यहां आ गई। कहने का मतलब है हल्का सा जब माध्यम बदला तो डेविएशन जो हुआ था ना, माध्यम बदलते ही जो डेविएशन हुआ था उससे पी वेव का भी एक शैडो जोन क्रिएट हो गया। पी वेव का भी एक शैडो जोन क्रिएट कहां तक हो गया? 103 से लेकर 142 के बीच में, अर्थात पी वेव सॉलिड स्टेट को क्रॉस करके दूसरी साइड पहुंच तो गई थी, लेकिन उसका 103 से 142 के बीच में कोई अनुभव नहीं मिला। कुछ आप समझ पा रहे हैं?
थम्स अप करिए जरा, थोड़ा सा समझ पा रहे हो तो आप लिंक में कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिए। दिशा क्यों बदल जाती है, प्रवेश पूछ रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको इतना सारा उदाहरण पहले दिया, शायद आप लेट ज्वाइन किए हैं। दिशा बदलने के पीछे माध्यम बदलना कारण है, ठीक है। माध्यम बदलते ही रिफ्रैक्शन का प्रभाव समझ लीजिए कि कुछ ऐसा होता है, माध्यम बदलते ही चीजों की दिशा बदलती है, ठीक है। आपकी भी दिशा बदल जाएगी। अगर आपको पानी में तैरा रहे हो तो आपकी गति अलग होगी, आपको हवा में दौड़ा रहे हो तो गति अलग होगी, और जमीन पर दौड़ा रहे हो तो गति अलग होगी, है ना। गति का वो है, मतलब प्रभाव है। आप इसको थोड़ा सा इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। इतना समझ में आया। एक प्रकार से एक क्षेत्र ऐसा बन गया 103 से लेके 142 तक, जहां पर हमें किसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया, हमें P का भी प्रभाव दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब यदि मैं इसको यूं 180 डिग्री बोल दूं, कैसे, ये यहां से यहां 180 डिग्री है, तो आप इस तरह से देखिए, आप ना इस तरह से देखिए, ये मैंने इसको बिल्कुल 90 पे काट दिया, 4 भागों में, है ना। 4 भागों में बांट दिया, यहां 90 तक था, इसके बाद में 103 तक हमें सेकेंडरी वेव दिखाई दे रही थी, फिर 142 डिग्री पर हमें प्राइमरी वेव फिर से प्राप्त हो गई। यानी प्राइमरी वेव 103 डिग्री से 142 डिग्री तक दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर 142 से बढ़िया से 180 डिग्री तक हमें दिखाई दी है। फिर लौटते हुए 170, 160, 150, 142, हमें 142 तक फिर भी दिखाई दी है। मतलब प्राइमरी वेव का 103 से 142, 103 से 142 शैडो जोन था, यानी यहां पर इसकी कोई प्राप्ति नहीं थी। अब आपसे सवाल पूछा जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी तो कर दोगे, बिल्कुल। प्राइमरी वेव का शैडो जोन कहां से कहां है, 103 डिग्री से 142 डिग्री, यहां पर कोई भी प्राइमरी वेव प्राप्त नहीं होगी। सेकेंडरी कहां से है, 103 से लेकर के दूसरा 103, ये 103 क्या है, यदि इस तरफ को आपने ईस्टर्न गोलार्ध कहा है तो ये वेस्टर्न गोलार्ध है। तो इस प्रकार से आपको दोनों तरफ में यह प्राप्ति हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। हां जी, सेकेंडरी वेव डजंट पास थ्रू मेंटल, देन हाउ इट हिट कोर। कोर को कहां हिट कर रही है सेकेंडरी, सेकेंडरी कोर में जा ही नहीं रही है बेटा, मेंटल को ही क्रॉस नहीं कर रही है। जो दिख रही है ना आपको, ये केवल प्राइमरी है नीचे, सेकेंडरी तो यहीं पर रुक गई, 103 पर ही रुक गई, नीचे गई नहीं। अब मेरा आपसे सवाल है, आपने मुझसे सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी है। बताइए, क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई क्षेत्र ऐसा जरूर होगा जहां ना तो प्राइमरी वेव पहुंच रही है ना सेकेंडरी वेव पहुंच रही है। अर्थात अगर ये धरती पूरी गोल है या जियोइड जो भी शेप है, इसमें कोई ना कोई स्थान तो जरूर ऐसा हुआ जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए न्यूट्रल है, यानी वहां पर कुछ नहीं मिल रहा है, ये रहा, दोनों का कॉमन एरिया है ये। इसका मतलब इन क्षेत्रों पर भूकंप नहीं आएगा। तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या अर्थ पर कोई ऐसा स्थान होगा जहां भूकंप नहीं आएगा? क्या कोई अर्थ पर ऐसा स्थान होगा? यस और नो में आंसर दीजिए। क्या अर्थ पर ऐसा कोई स्थान होगा जहां भूकंप नहीं आएगा? बताइए। मैक्सिमम बच्चों ने यस और नो में बटने का काम किया है। जो इसको सच मान गए वो यस में आंसर कर गए। जो मेरे पूछने के अंदाज से कि आप ऐसे ही नहीं पूछोगे, दाल में कुछ काला है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सर आप पूछ रहे हो तो नो आंसर देना चाहिए। चलो हो गया, बट गए सब लोग। अब आंसर की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनो भाई। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये तभी तो होगा ये वाला शैडो जब भूकंप इस जगह आया हो। मेरे प्यारे साथियों, क्या भूकंप की कोई जगह फिक्स होती है क्या? भूकंप तो धरती पर कहीं भी आ सकता है। भूकंप की लोकेशन फिक्स है क्या?
कभी काठमांडू में आ रहा है, तो कभी कच्छ में आ रहा है, तो कभी तुर्की में आ रहा है, तो कभी जापान में आ रहा है। कुछ समझ पाए? इसका मतलब भूकंप जब अर्थ पर कहीं भी आ सकता है तो क्या, मान लो कल को भूकंप यहां आ गया होता तो फिर तो भाई यहां पर खूब तो प्राइमरी वेव जाती, खूब सेकेंडरी वेव जाती, ये पूरा क्षेत्र रंगीन हो जाता, फिर उसका शैडो जोन यहां बनता। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है? हां, घुमाकर पूछा है सर आपने, है ना? खेल कर गए गुरुजी आप। समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा? अरे पृथ्वी पर भूकंप तो कहीं भी आ सकता है। जब भूकंप कहीं भी आता है तो उसका फोकल पॉइंट कहीं होगा, वहीं से तो सारी चीजें निकलेंगी। आ गया आनंद? फीलिंग आई थोड़ी सी? तो पहला पॉइंट, पृथ्वी पर कहीं पर भी शैडो जोन नहीं है, यानी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां भूकंप नहीं आएगा। मतलब वेव्स तो फील होंगी, लेकिन जब कहीं कोई एक जगह भूकंप आता है उसका शैडो जोन जरूर बनता है। तो सर पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या करें? तो आपसे पेपर में यह नहीं पूछा जाएगा अर्थ का शैडो जोन बताओ, आपसे पूछा जाएगा भूकंप का शैडो जोन बताओ। आ गई बात समझ में? समझ गए? मजा आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपने कहा सर ये तो आपने जो भी बताई अंदर की बात बताई, बाहर की बात बताओ। बाहर की बात मतलब सर ये तो पृथ्वी के अंदर क्या हुआ वो बताया, लेकिन तुर्की में 50,000 लोग क्यों मर गए ये बताओ जरा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अब सवाल सही पूछ रहे हो आप। आपने अब तक जो सवाल देखा वो तो अर्थ के अंदर क्या हुआ। मैंने कहा देखो मैंने ये जानकारी क्यों दी, क्योंकि असल मायने में ये जानकारी जैसे आज आपको पता चली है, ऐसे ही वैज्ञानिकों को जब पता चली तो उन्हें तो भाई साहब एकदम दिल गदगदा गया। कैसे? उन्होंने भूकंप का जब अध्ययन किया तो समझ में आया कि अर्थ के अंदर लिक्विड है मामला, अर्थ अंदर से सॉलिड नहीं है। आपके लिए तो ये 1 मिनट का सेशन था, लेकिन वैज्ञानिकों की तो जिंदगी बदल गई कि अर्थ अंदर से लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि इकलौता भूकंप ही इकलौता प्रमाण है ये जिससे ये सिद्ध होता है कि अंदर से लिक्विड है मामला। सेकेंडरी वेव हल्की बात नहीं है। मेंटल और आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, तो इसका मतलब अर्थ की आंतरिक संरचना कैसे पता चली, आज मुझे वो जवाब मिल गया। चलो अब इसके बाद में फिर एक सवाल बनता है, तो सर फिर एक बात बताओ, आपकी बात से सहमत हो गए हम, हमारी पृथ्वी पर क्या फील होता है हमें, प्राइमरी वेव या सेकेंडरी वेव? मैंने कहा कुछ भी फील नहीं होता। क्या बात कर रहे हो, गलत बात है, फिर तो हमारे लिए पढ़ना ही व्यर्थ है, नाराज हो जाएंगे हम तो आपसे। अरे हमने कहा रुको जरा, शरीर के अंदर जो बना वो बाहर कैसे फील होगा, उसके लिए अलग नाम है। मतलब मैंने कहा अंदर बम फट रहे थे पी वेव और एस वेव के, लेकिन पृथ्वी की सरफेस कुछ और फीलिंग ले रही थी। क्या फीलिंग ले रही थी? अपनी फीलिंग को बयान करने के लिए सरफेस ने अपनी वेव का नाम रखा सरफेस वेव, और वो 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एल वेव और आर वेव, यानी लव वेव और रिले वेव। अब आते हैं एल वेव के ऊपर। अंदर जब बम फट रहे थे ना, तो भाई साहब ये जरा देखें आप इस दृश्य, आहा आहा आहा, लहरा रही है, इठला रही है, प्यार में है। कौन सी वेव? एल वेव, प्यार में है। मतलब इसको लग रहा है कि मैं तो इठलाती गई, ठुमकती गई, आहा आहा आहा, प्यार में है, आप समझ रहे हैं। और रिले भाई साहब बम्पी राइड कर रहा है। तो भाई साहब ये जो लव है ना, ये बहुत खतरनाक है भाई साहब, पूछिए मत आप, बहुत खतरनाक है। कैसे? तो भाई साहब खतरनाक इसलिए है, ये आता तो बहुत धीरे है, सबसे कम चलता है ये, लेकिन धरती पर जो सबसे ज्यादा विनाश करता है वो यही करता है। यदि पेपर में सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक वेव कौन सी होती है, तो आंसर है लव वेव। अरे किसी ने यूं ही थोड़ी नाम इसका लव रख दिया होगा, अनुभव था उसका, प्यार नुकसान देता है, और प्यार का नुकसान वो फील कर लिया। समझ गए? ये ट्रांसवर्स मूवमेंट कर रही है, यूं 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 चल रही है,
और कहां चल रही है? सरफेस पर चल रही है। तो आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि इसके बारे में याद रखना है स्पीड इसकी कम है, नुकसान सबसे ज्यादा है, सरफेस पर पाई जाती है। 3 बातें याद कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यार खतरनाक होता है, आपके अनुभव जोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है, सर रिले वेव के बारे में बताएं, इनके क्या हालात होते हैं? मैं कहा इनके भी हालात खतरनाक हैं। ये आगे पीछे चक्कर काटती हैं यूं, मतलब इनमें ऐसा लगता है जब पहिया बम्पी राइड जैसे ना रेत के धोरे यूं मटकते मटकते चल रहे हो, ऐसे चलते हैं ये। बोले मतलब? मैंने कहा भाई ये सभी माध्यमों में गति करती है, धरातल पर आती है, आगे पीछे घूमती है। जो प्यार कुछ नहीं कर पाया, जहां प्यार कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वहां रिले उसकी रेल बना देता है, मतलब रहा सहा ये हिला देता है। तो सरफेस पर 2 प्रकार के अनुभव आते हैं, लव वेव के और रिले वेव के। और ये जो वेव हैं, इन्हीं के प्रभाव से आपको अर्थ पर भूकंप का एहसास होता है। सर मेरे को एहसास हुआ, ये आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मेरे पास तरीका है आपके एहसास को जानने का। बोले क्या? मैंने कहा मैं तो नाप लेता हूं आपको भूकंप कैसे आया, कैसी फीलिंग आई। बोले कैसे नापते हो? मैंने कहा दुनिया में 2 तरीके हैं बेटा, जब भी भूकंप आएगा तो लव वेव और रिले वेव आएंगी ही आएंगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं तुर्की में कौन सा आया था? जब भी, हाँ, अर्जुन इन दिनों प्यार में है और वो लिख रहे हैं लव इज लाइफ। सर समझ गया बेटा? हो सकता है कि जो आपका लव है वो भी क्लास में हो और आपके किसी और कमेंट से वो खफा हो जाए कि यार ये तो लव का अनुभव गलत दे दिया है, इसे विमुख करना पड़ेगा। हैं? समझ रहे हैं हम आपकी बात? ठीक है, अच्छा अब हम क्या लिख रहे हैं? भूकंप का मापन 2 तरह से होता है। कैसे? एक है रिएक्टर स्केल पर और एक है मरकरी स्केल पर। 2 स्केल है, रिएक्टर स्केल और मरकरी स्केल। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई साहब सुनो। बोले हाँ। बोले यार मुझे ना घी दे दो। बोले ठीक है, कितना? बोले यार 1 किलोमीटर दे दो। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, दोबारा बोलना। मैं कहा 1 किलोमीटर घी दे दो, इधर आ। बोला या कंटाप पे 1 किलोमीटर दे दो। पता भी है क्या होता है घी? या किसी से सुन लिए कि घी बस डोरी है? अरे पता तो है, वही जो रोटी चिपड़ के खाते हैं। बोले हाँ, तो सही बता ना किस में चाहिए? बोले अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, आप कहां चाहना चाह रहे हो, समझ गया। 100 सेंटीमीटर दे दो आप, तो भग ले। अच्छा छोड़ो सर, 10 मोल दे दो। अबे बोले पागल हो गया है क्या? ये किलोग्राम में नपता है या लीटर में नपता है? क्या दे दूं तेरे को मैं? ओके, इसका मतलब दुनिया में जिसके अंदर भी वैल्यू नापी जा सके उसका कोई स्केल होगा। तो भूकंप, सर बहुत तेज भूकंप आया, मैं आपको क्या बताऊं, इतना तेज भूकंप आया, इतना तेज भूकंप आया। मैंने कहा हाँ तो बता ना कितना तेज भूकंप आया। यही नहीं बता कितना तेज भूकंप आया। सर बहुत तेज आया था। हमने कहा तो हाँ तो बता तो सही कितना तेज आया था। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब दुनिया में कुछ भी होगा उसकी अभिव्यक्ति का आपको एक पैमाना बनाना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने भी ऐसे ही पैमाना बना लिया भूकंप का। कुछ वैज्ञानिक मिले, आपस में बतियाने लगे, भाई साहब भूकंप आया था क्या? बोले कैसा? मत पूछे, एकदम गजब का भूकंप था। बोले वो जो वहां पे जो इंडिया में कच्छ में आया था उससे भी ज्यादा था क्या? उससे भी ज्यादा घर टूटे थे क्या? हाँ हाँ हाँ, उससे भी ज्यादा घर टूटे थे। काठमांडू से भी ज्यादा घर टूटे थे। बोले उससे भी ज्यादा घर टूटे थे। तो एक बैठा बैठा साइड में कह रहा है, अरे मनहूस लोगों, अगर कोई नहीं मरा होता या कोई नहीं टूटा होता तो तुम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे होते क्या? नहीं कर रहे होते, जा क्या कर लेगा तू? इसका मतलब वैज्ञानिकों ने पैमाने भी मरने पे निकाल लिए, जान मान की क्षति पर निकाल लिए, नुकसान पर निकाल लिए। और इस पैमाने को जो कि मरने पर आधारित है मरकली स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकली स्केल। आप कहेंगे हमें लगा आप तो बस ऐसे ही माहौल बना रहे हो, हमें क्या पता था आप कंसेप्ट सिखा रहे हो। हमने कहा यही थोड़ा सा अनुभव हमारा अलग है, जो मर कर सिखाए वो मरकली स्केल। बोले मतलब? अरे जो जान माल की क्षति से कैलकुलेट करे कि कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, वो वाला बड़ा था कि ये वाला बड़ा था। यानी जो नुकसान कैलकुलेट करके एनालिसिस दे वो मरकली स्केल।
कुछ आ रहा है दिमाग में? अच्छा, मरने से जो नापे वो मर्कली स्केल। मतलब सर अगर मान लो इंडिया में इतने लोग मरे, वहां इतने लोग मरे, मर्कली स्केल पर ज्यादा था। बोले इसका मतलब इन लोगों ने नाप रखा होगा कि उस जगह इतने मर्कली स्केल का आया था। हमने कहा हाँ, इसलिए आप न्यूज़पेपर में कभी लिखा हुआ नहीं देखते मर्कली स्केल पर इतना भूकंप आया था। क्यों? क्योंकि वो मनहूसियत दर्शाता है। किसी को भी पता चल गया इतने मर्कली स्केल का था तो पहले ही पता चल गया बहुत बड़ा खेला हो चुका है, बहुत लोग मर चुके हैं। और चूंकि ये बात सेम डे पता नहीं चलती है, इसलिए इस बात को छुपा के ही रखा जाता है और इसीलिए लोग इस बात को किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। तो फिर दूसरी कौन सी चीज डिस्कस होती है? वो होती है रिएक्टर। रिएक्टर स्केल डिस्कस होती है। ये क्या है? ये एनर्जी की माप है। एनर्जी को माप को नापने के लिए भाई उसने एनर्जी ने कितना नुकसान किया ये इस आधार पर जान लो। इसलिए दुनिया में जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला पैमाना है वो रिएक्टर स्केल है। कि भूकंप आएगा तो देखिए जब भी कहीं पर मतलब अस्थिरता क्रिएट होती है ना, रेंडमनेस आती है तो एनर्जी भी आती है। तो ऐसी स्थिति में जब यहां पर भूकंप आया तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए रिएक्टर पैमाना यूज किया गया। और जो रिएक्टर पैमाना है इसे नापते नापते हम कहां पहुंच गए? रिएक्टर पैमाने के आधार पर हम पहुंच गए रिएक्टर के अलग अलग स्केल पर। कैसा? बोले रिएक्टर पैमाने पर हमने कहा कि इतनी तीव्रता का भूकंप था। इसका अर्थ क्या निकालें? इसका अर्थ निकालें कि ऊर्जा इतनी थी। ऊर्जा कितनी थी? बोले वो वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से ले रखी है, उस पर आप फोकस मत करो। बस ये फोकस कर लो कि अगर मैंने कहा कि 6 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया था तो आप समझना कि जितनी ऊर्जा निकली थी वो 5 वाले से 10 गुना ज्यादा थी। फिर माथा पकड़ लिया आप, अरे भगवान ये क्या कहना चाहता है? मैंने कहा मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैंने कहा 5 और 6, मैंने पैमाना बोला 6 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया तो 6 का मतलब क्या है? वो 5 वाले से 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है। सर जी ये तो गड़बड़ है मामला। मैंने कहा और नहीं तो क्या सर, इसका मतलब 5 और 5.1 में कितना अंतर है? मैंने कहा कम से कम 1 गुना ज्यादा। 5 और 5.2 में मैंने कहा 2 गुना ज्यादा। इसलिए आप में से कुछ लोग क्या सोचते हैं, कई बार भूकंप दिखाया जाता है 6.3 रिएक्टर पैमाने पर भूकंप दर्ज किया गया। उसके तो 6.2 पे आया था, 6.3 पे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? अपने जैसे नंबर नहीं आते क्या? 1-2 नंबर ऊपर नीचे आ गए होंगे, क्या फर्क पड़ गया? अरे महाराज इतने टाइम्स ज्यादा हो गया, वो हल्के में मत लो। 10 तक होते होते तो 10 टाइम्स ज्यादा हो गया। आप क्या बात कर रहे हो? तो सर एक बात बताओ, अगर मैं यहां बोल दिया 7 पर आया था तो मैंने कहा वो 6 से 10 टाइम्स ज्यादा था। अरे भाई साहब, मैंने बोल दिया 8 पर था, मैंने कहा वो 7 से 10 टाइम्स ज्यादा था। सर जी इसका मतलब तो रिएक्टर पैमाना चढ़ना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज त्राहिमाम हो जाएगा। बहुत सही पकड़े हो। इसलिए भूकंप में ज्यादा रिएक्टर पैमाने को इज्जत नहीं मिलती। भैया तुम दब के रहो, ज्यादा पहुंच गए तो दिक्कत हो जाएगी। यही कारण है कि यह पैमाना 10 पर ही खत्म हो गया है। 8 से 9 पर पहुंचते पहुंचते और 10 गुना, 9 से 10 पर पहुंचते पहुंचते फिर 10 गुना, और 10 पर अगर भूकंप आ गया तो नोट करने वाला नहीं बचेगा। इसलिए 10 से ऊपर गया ही नहीं। मतलब अबे हमने कहा पागल, अगर ये 6 क्रॉस कर जाता है ना तो बिल्डिंग गिर जाती है, 7 क्रॉस कर जाता है तो कुछ भी कर लो आप टिक नहीं सकते, आप हिले बिना रह नहीं सकते। 8 क्रॉस कर गए तो सब टूट जाएगा, सब बिजली तार पंखे कूलर आप मकान गाड़ी घोड़ा सब खत्म, आप बच ही नहीं सकते। 9 पर अगर दैवीय शक्ति आप में थी, आप ऐसे पानी के अंदर खड़े थे या ऐसी जगह पर खड़े थे जो झोटे खा रही थी, आपको लगा कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो भी 10 पर आपको निपटा ही दिया जाएगा। समझ गए? इसलिए 10 से ऊपर कुछ नहीं रखा गया है। जूही राय बहुत देर से कह रही हैं सर साइंस की क्लास भी ऐड करवा दीजिए पेड बैच में। ले आइए साइंस की बैच। बेटा काश
जितना आसानी से आपने लिखा उतना आसानी से ये काम हो पाता। हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि हमें पूरा जीवन दे दिया जाए ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए ना, तो हम मतलब साल भर तो केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते रह जाएंगे। बेटा इतना आसान नहीं है कमिटमेंट देना। आप कह दो कि हम हाँ कर देंगे, हम मारे जाएंगे, है ना। तो जो बातें हमने बोली वो सब यहां पर लिखित में आपको दे दी हैं। मर्केली स्केल के बारे में जो कि 1 से 12 तक जाता है और ये 1 से 10 तक जाता है। ठीक है, समझ में आ गए। मैंने आपको कल जब भूकंप शुरू किया था उस समय भूकंप के कारण बताए थे। ये रहे भूकंप के कारण, उनमें सबसे पहले टेक्टोनिक एक्टिविटी। मैंने कल आपको ये सारी बातें खुद के हाथ से ड्राइंग बना के सिखाई थी। आज मैं आपको ये पूरी तरह से समर्पित कर रहा हूं। तीसरी चीज ज्वालामुखी का फटना, जो कि मैंने माउंट मैरापी के कारण आपको बताया था, वो वहां पर तस्वीरें दे रखी हैं। मैं आपको ज्वालामुखी कितने टाइप के होते हैं ये इससे अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था प्लेटें कैसे आगे पीछे होती हैं, कैसे एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये सारी तस्वीरों समेत मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। ठीक है, आइसोस्थेटिक एडजस्टन क्या है? जब भी जैसे ना इंडिया के बारे में कहा जाता है, हिमालय के बारे में कहा जाता है कि हिमालय कैसे बना होगा, बोले यूरेशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आके टकराई होगी। बोले फिर, बोले वो टकराई पहले तो हिंज मॉडल बना। जब टकराई ना तो टकरा करके उसका एक कोना जो ईस्टर्न वाला साइड है वो पहले भिड़ गया, फिर वो धीरे धीरे यूं घूमता घूमता वेस्टर्न वाला साइड घूमा, फिर दोनों घूमे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए तो हिमालय बन गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उस झटके को ये फील आया कि वापस भी लौटना है, तो वो वापस जब लौटा ना ईस्ट वाली साइड पे तो वो फिर से टकराया, तो इसलिए ईस्टर्न वाली साइड पे हिमालय ऊपर हो गया। यानी टक्करें जो हैं वो होने के बाद अपने आप को एडजस्ट भी करती हैं। इसी परिस्थिति को आइसोस्टैटिक एडजस्टेशन कहा जाता है। यानी टक्कर होने के बाद चीजें पुनः अपनी स्थिति में लौटती हैं। भाई जैसे अगर मान लो मैं तार पे मार दूं तो तार हिलने के बाद फिर स्टैटिक पोजीशन में आएगा ना, यही इलास्टिक रिबाउंड के अंदर स्टैटिक थ्योरी कही गई है। ठीक है, कुछ इस तरह से कोई भी तार को अगर खींच दिया तो अर्थ भी जब भिड़ती है ना तो उसका वाइब्रेशन बचता है, वही भूकंप का और नव संरचनाओं के निर्माण का कारण बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ जितनी भी मैंने चीजें आपको कल बताई थी, कैसे लावा निकलता है, जो बातें कल मैं पेन से बनाकर सिखा रहा था वो सब बातें मैंने अब आपको ड्राइंग बनाकर दे दी हैं। ठीक है, मैंने भूकंप के कारणों में आपको बताया था कौन कौन से कारण होते हैं, ये सारे कारण मैंने आपको लिख दिए हैं। फिर भूकंप को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रीजन कि वो कैसे आया, दूसरा कितनी गहराई पर आया, तीसरा वो कहां पर स्थित है। तो भूकंपों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हो गया, कृत्रिम, प्राकृतिक और स्थिति के अनुसार। ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक भूकंप ज्वालामुखी के आधार पर आया, मैंने बताया था आपको। विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक प्लेट के कारण आया। जो अपनी चीजें रीएडजस्ट हो रही थी उसके कारण आया। जैसे आपने कई बार कहा था ना, कल मैंने आपसे कहा था डैम बना था, तो जो समुद्र जो अपन ने बांध बनाया था उस बांध के कारण क्या स्थिति हुई, वो मैंने आपको यहां पर दे दी है। तो जो भी बातें मैंने आपको कल समझाई थी, कल से मतलब परसों समझाई थी, वो सब बातें आपको यहां पर लिखित में उपलब्ध करा दी हैं। ठीक है, आपसे गुजारिश कितनी सी है, आपसे गुजारिश इतनी सी है कि इन सब चीजों को जो मैंने यहां लिख के दी हैं आप प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद का ये कौन से कारण किसके लिए जिम्मेदार है, रीडिंग वाली चीजें हैं, समझा मैं सब चुका हूं, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। ठीक है साहब, कर लेंगे इतना काम। अब बताइए आपके पास क्या डाउट है। ये कंटेंट अभी की अभी आपके पास पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड करने की स्थिति में पहुंच जाएगा। A4 शीट भी दे दी गई है आपको। शुभंकर विश्वास, जो पुराना वाला सेशन था ना उसकी A4 शीट भी दे दी गई है, इसकी भी A4 मिल जाएगी। जो पुराना चैप्टर खत्म हुआ है उसका प्रॉपर A4 नोट्स बना के दे दिया गया है, इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, मौसमी करमार लिख रहे हैं कि सर डेट के साथ साथ कुछ भी मेंशन कर, क्या कह रहे हैं वो मेंशन कर दीजिएगा। कुछ तो कह रहा है वो, डेट के साथ टॉपिक भी मेंशन कर दीजिएगा। बेटा कर देंगे, एक बार जैसे ही सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना, इनको रिव्यू करके मैं हर जगह टॉपिक का नाम डालता चला जाऊंगा। ठीक है, फिर भी मैं आज से ही ये काम करता हुआ चलता हूं। सच्चिदानंद तिवारी लिख रहे हैं, लगाई एड है जिसमें समझो ओ खंदक के पार, जो सक पका के रह गया हो गया बेकार। आप चट्टान है महोदय, क्या बात है, हमारी प्रशंसा हमें पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चैप्टर का नाम डलवा देते हैं। ठीक है,
चैप्टर का नाम था ये वॉल्केनो एंड इट्स टाइप एंड इट्स रीजन। आज जो पढ़ाया है उसका नाम अपडेट। ठीक है, ये हो जाएगा। और बोलिए। डन। नोट्स की भी जानकारी दे दी है, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। हाँ जी, एक सवाल आ रहा है सर मैप की क्लास। सौरभ बेटा, क्योंकि थ्योरी अपनी चल रही है और काफी आराम से और काफी डिटेल में चल रही है, मैप की क्लास मैंने आज भी क्लास में अनाउंस किया था, तो वो आपकी अप्रैल के फर्स्ट वीक से मैपिंग की क्लास शुरू करूंगा। आप लोगों ने जो ये वाला बैच लिया हुआ है, इनको वो बैच एज इट इज मिलेगा, है ना, तो परेशान ना हो, उनको वो दोनों चीजें मिल जाएंगी भैया, है ना। आपको एडिशनल कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। एपिसेंटर एंड फोकल के बीच में डिफरेंस क्या होता है बेटा? अजय अभी बताया ना एपिसेंटर और इसके बारे में। ये देखो, अवकेंद्र की गहराई नीचे कितनी भी हो सकती है। मान लो डेप्थ 29 किलोमीटर है, थोड़ा और निचाई पर है, सामान्य भूकंप है जब वो सतह से 50 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। यानी जहां पर सतह है, जहां भूकंप, जहां पर हम रहते हैं ना, वो फोकस से जो न्यूनतम दूरी है हमारे रहने की, वो एपिसेंटर कहलाई है। अंदर फोकस है, ठीक है। फोकस अगर 50 किलोमीटर तक की गहराई पर आया है तो उस भूकंप को सामान्य भूकंप कहा गया है। अगर वो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर आया, हालांकि ये पॉइंट लिखने भर का है, 100 किलोमीटर से नीचे तो आएगा ही नहीं, तो उसको मॉडरेट अर्थक्वेक कहा गया है, ठीक है ना। 250 से 700 किलोमीटर यानी मेंटल में ही उबाल आ रहा है, तो उसको फिर और डीप अर्थक्वेक कहा जाएगा, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो अंडरवर्ल्ड का अर्थक्वेक है। क्लियर? इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, कई बार अर्थ की सरफेस पर ही किसी ने गोला गिरा दिया तो अर्थ हिल गई, तो अर्थ हिल गई। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर मान लीजिए कि कोई भी खगोलीय पिंड, टेरेस्ट्रियल कोई पार्ट है जो हमारे ऊपर आकर के पड़ जाए, सेलेस्टियल बॉडी अगर अर्थ पर आकर पड़ जाए, कहते हैं ना कि डायनासोर खत्म क्यों हुए, बोले उस समय अर्थ के ऊपर कोई बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी आकर टकराई हुई, जिससे सब कुछ हिल गया और बहुत तेज भूकंप आ गया, तो टेरेस्ट्रियल भूकंप था, ठीक है ना। जल के अंदर भूकंप आ जाता है, भाई पानी के अंदर भूकंप आया, तो पानी में भूकंप नहीं आता है, पानी के नीचे जो अपन ने क्रस्ट पकड़ रखी है उसके अंदर भूकंप आया, तो ऊपर का पानी हिल जाता है। और जो समुद्र का पानी हिलता है भूकंप के कारण, तो उसे सुनामी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपके सामने मैंने बता दी है, ठीक है। भूकंप के क्या कोई प्रभाव होते हैं क्या? बिल्कुल। भूकंप ना होता तो हमें अर्थ के अंदर क्या है ये पता ही नहीं चलता। भूकंप ना होता तो हमें हिमालय जैसी संरचनाएं, मैरियाना ट्रेंच जैसी संरचनाएं देखने को ना मिलती, जिनके ऊपर जाकर ग्लेशियर्स बनते हैं, जिनकी वजह से सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। नकारात्मक प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव क्या है कि हमें लाइफ खत्म होती हुई दिखती है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, अर्थक्वेक की वजह से जो जनजीवन का नुकसान होता है वो इसके नुकसान है। वरुण बंसल लिख रहे हैं गुरुजी सपोर्ट नंबर पर कॉल नहीं लग रहा। भाई साहब, सपोर्ट नंबर है तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है ना, रात भर थोड़ी काम करेगा, सुबह 8 से शाम 8 तक ही वो आपका काम करता है, ठीक है। नितिन कुमार ओझा, सर आपकी बायोग्राफी सुननी है। हाँ, ये फिर से मजे लेने का एक तरीका है, हम इतने महान नहीं हुए हैं, जिस दिन हो जाएंगे लोग खुद लिख देंगे। चलिए ठीक है, तो मैंने आज आपको खूब सारा काम दे दिया है, अब आप जाकर रीडिंग लगाइए, उसमें डाउनलोड करिए, मैंने कंटेंट दे दिया है, पढ़िए अभी बैठ करके 1-2 घंटे, फिर कोई दिक्कत आएगी कल हम ले लेंगे, कल फिर नेक्स्ट टाइटल के साथ में मुलाकात करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।